हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए वही महत्वपूर्ण श्रृंखला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम ले करके आते हैं। हर एग्ज़ाम के पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट जरूर कराते हैं। उसी में से ये महत्वपूर्ण इतिहास के 30 क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे आपको इसकी डेप्थ पता चलेगी, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए आपको ये श्रृंखला देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अभी ये सिर्फ इतिहास के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हैं और आज इसका ये दूसरा पार्ट है। कल हमने इसका पहला पार्ट देखा था, आज ये इसका दूसरा पार्ट है। इसी तरह हम पार्ट वाइज हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल भी आपके लिए बहुत जल्द 1-2 दिन में आने वाला है। सब कुछ आपके सामने होगा, बस तैयारी करते रहिए। वर्दी का सवाल है इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं बगैर समय को अपने जरा भी गंवाए बगैर आज का जो दूसरा सेट है उसमें कौन से 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं और जो आपके लिए जरूरी हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर ये किस धर्म के हैं? पहली चीज तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है, दो तरीके के समुदाय हैं। ये क्या है? दो तरीके के समुदाय हैं। ठीक, अब ये किससे संबंधित हैं? पहली चीज तो ये आपके मन में आएगा, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन मत से संबंधित हैं। श्वेतांबर एक पक्ष है और दिगंबर दूसरा पक्ष है। तो जो श्वेतांबर हैं ये कौन होते थे बेटा? ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, जो सफेद वस्त्र धारण करते थे वो कौन थे? श्वेतांबर थे। और जो तुम्हारा दिगंबर होते थे ये क्या कहते थे? ये नग्न रहते थे। ये कैसे रहते थे? नग्न रहते थे। कोई भी कपड़ा ये धारण, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है दो अलग अलग समुदाय हैं जो कि किससे संबंधित हैं? जैन मत से संबंधित हैं। ठीक है, अगला देखिए, जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से या गांधी से? ये आपको बताना है कि जातक कथा किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ये क्या है? जैन जो है गौतम बुद्ध से संबंधित। ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित है ये पहली चीज तो। और इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं। इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के, ठीक है, पूर्व जन्म के कहानियां हैं इसमें। ठीक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है बेटा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और गौतम बुद्ध से संबंधित है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? श्री गुरु नानक देव, श्री गुरु अमरदास जी, या फिर श्री गुरु गोविंद सिंह, या श्री गुरु रामदास? आपको ये बताना है कि किस गुरु ने इसकी शुरुआत करी थी। तो आप बताइए कि किसने करी थी? ये किसके द्वारा करी गई थी बेटा? ये करी गई थी श्री गुरु अमरदास के द्वारा। इनके बारे में और क्या है महत्वपूर्ण? ये है, ये क्या कहते हैं कि विवाह का एक तरीके का पंजीकरण होता था। ये क्या होता था? हिंदू मतलब विवाह का एक तरीके का पंजीकरण होता था। ये आनंद कारज के नाम से जो शुरुआत करी गई थी, एक तरीके का पहला हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इसका होता था सब कुछ पंजीकरण। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? फाहियान, हेनसांग, अश्वघोष या फिर वसुमित्र? ये आपको बताना है कि दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में किसने भारत का ये दौरा किया। ठीक है, तो किसने किया ये आप जानते हैं। एक चीनी यात्री था, इसका नाम था
फाहियान चीनी यात्री था, इसका नाम क्या था बच्चे? फाहियान था। इसने ही जो है भारत का दौरा किया था। ठीक है, इसके बाद अगला, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद हैं। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद हैं। कुल वेदों की संख्या क्या है? तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि वेदों की संख्या क्या है बेटा? 4 होती है। और इसके नाम आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? बताइए आप। वेदांगों की संख्या कितनी है? दूसरी चीज है आपका पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण कितने हैं आपके? क्वेश्चन पूछ ले तो क्या बताओगे? पुराणों की संख्या कितनी है ये बताना है। ठीक है, तो बेटा वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 होती है। और पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ठीक है, ये कितनी होती है? 6 और ये कितनी होती है? 18। तो तुम्हारे जो वेद हैं वो कितने हैं? 4 हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। और पुराण कितने हैं? 18 होते हैं। ठीक है, आगे देखो। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। इसके ऑप्शन है आपके पास केवल ए और बी और सी या फिर केवल बी। तो ये आपको बताना है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक जो निम्नलिखित स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो आपका हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, ये कहां पर है? इसके अवशेष पाकिस्तान में हैं। इसका मतलब है कि ए और बी जहां ऑप्शन आपको दिखेगा वही आपका सही आंसर होगा। तो ए और बी आपके बी ऑप्शन में मिल रहा है, जिससे आपको मालूम चलता है कि ये वाला आपका सही है। और कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा तो राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा कहां है? राजस्थान में है। ठीक है, अगला, पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? मुगल, आर्य, अफ्रीकन या फिर अंग्रेज। तो आपको बताना है कि पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और बसने वाले कौन थे। तो ये आपको बताना है। तो पहली बार भारत में आकर बसने वाले लोग बेटा कौन थे? आर्य थे, जिनका अस्तित्व 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा है। तो इनका अस्तित्व कब से कब तक रहा है? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व तक। तो सबसे पहले जो आए भारत में बाहर से आकर रहने वाले बसने वाले, ये कौन थे? ये आर्य थे। ठीक है, अगला, वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? आप अच्छे से जानते हैं, बार बार ये प्रश्न कई बार अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो बेटा सबसे प्राचीन वेद आपका है ऋग्वेद। ठीक है, कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। यही चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, अगला देखो, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सुमेलित करें। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सुमेलित करें। तो एक तरफ आपका दिया है जन्म स्थान, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, निर्वाण की प्राप्ति। दूसरी तरफ ऑप्शन में दिया है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही हैं और किस ऑर्डर में सही हैं। ठीक है, तो जन्म स्थान कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो जन्म स्थान हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश दिया था आपका सारनाथ में। और निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। तो बेटा चारों जो तीनों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन ये अपने ऑर्डर में ही लगे हुए हैं। तो जहां पर ए का फर्स्ट हो, बी का सेकंड हो, सी का थर्ड हो, डी का फोर्थ हो, वही ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। देखते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो पहले ही ऑप्शन में हमको जवाब मिल गया। तो क्या होगा, जन्म स्थान कहाँ है, लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ है, बोध गया। प्रथम उपदेश कहाँ है, सारनाथ। निर्वाण की प्राप्ति कहाँ है, कुशीनगर में है। ठीक है, अगला देखो, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, या फिर मुंडक उपनिषद से। ये आपको बताना है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये आपको बताना है। ये पहली चीज तो भारत का क्या है, ये भारत का आदर्श वाक्य है। ये क्या है, भारत का आदर्श वाक्य, भारत का आदर्श वाक्य है। ये क्या है, सत्यमेव जयते। ठीक है, और लिया कहां से गया है बेटा, ये लिया गया है आपके मुंडक उपनिषद से। कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। फिर देखिए, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य क्या है, कौन सा है, महाभाष्य, या रामायण, या अष्टाध्यायी, या फिर महाभारत। ये आपने बताना है कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है। तो सबसे पुराना जो आपका हिंदू महाकाव्य है बेटा, वो कौन सा है, रामायण। कौन सा है, रामायण है। फिर ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य जो है वो क्या है, रामायण है। ये किसके द्वारा रचित है, जो रामायण और महाभारत हैं ये दोनों ही 400 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 400 ईस्वी पूर्व में लिखे गए हैं। ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, क्रमशः जो रामायण है वो वाल्मीकि के द्वारा, और जो वेदव्यास है वो वेदव्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया है। ठीक है, 400 ईस्वी पूर्व। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत हैं, आर्यों के काल से, वैदिक काल से, मौर्यों के काल से, या फिर कुषाणों के काल से। ये आपको बताना है कि मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई है। तो आपको बताना है कब से हुई है। इसको माना जाता है कि ये आर्यों के काल से शुरू हुई है। कब से शुरू हुई है मूर्ति पूजा, आर्यों के काल से शुरू हुई है। निम्न में से उपनिषद जिसकी व्याख्या करता है, ऑप्शन, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यों के कानून व्यवस्था की, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, या फिर उपयोग में से कोई नहीं। उपनिषद किसकी व्याख्या करता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की। उपनिषद क्या करता है, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है उपनिषद। ये अलग अलग ऋषि मुनियों के दर्शन और सिद्धांत बताता है ना। इसमें सारे इनके चिंतन और मनन को दर्शाता है। ये सारी चीजें कहां पर मिलेंगी आपको, उपनिषद में मिलेंगी। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है, सिंबॉलिक है, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, या फिर दहेज प्रथा। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है। तो ये आप बताइए। तो ऋग्वैदिक काल की जो प्रथा है वो किसमें थी, ये आप फटाफट बताइए। तो इसमें कौन सी थी, इसमें दहेज प्रथा थी। इसमें कौन सी प्रथा थी, ऋग्वैदिक काल में दहेज प्रथा थी। ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा थी, दहेज प्रथा थी। ठीक है, दहेज प्रथा अच्छे से आप जानते हैं कि लड़की की शादी होती है तो लड़का पक्ष जो होता है वो अलग अलग सामान या अलग अलग तरीके से कुछ डिमांड करता है या लेने की कोशिश करता है, सामान या पैसे जो भी है, वो उन चीजों के लिए रहता है। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। किन चीजों का किया जाता था, सूती वस्त्र, या फिर सोना, मिट्टी के बर्तन, या फिर काली मिर्च। इसमें से आपको बताना है कि इसमें किया जाता था क्या, कि सूती वस्त्र। ठीक है, सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। इसके साथ ही साथ हाथी दांत से बनी चीजें और मनके, इसके अलावा हाथी दांत से बनी चीजें, ठीक है, हाथी दांत से बनी चीजों का भी, हाथी दांत से बनी वस्तुएं,
और मनके, इन चीजों का भी क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, या फिर स्कंदगुप्त, या फिर कुमारगुप्त? सबसे पहले किसने चांदी के सिक्के चलाए? ठीक है, तो किसके द्वारा चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था इसको। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। और इन सिक्कों पर कौन किसका अंकित था? गरुण की। ठीक है, गरुण, इस पे गरुण अंकित था। कौन अंकित था? गरुण अंकित था। ठीक है, इन चांदी के सिक्कों पर गरुण अंकित था। और इसके बाद उसने क्या चलाया? दीनार वगैरह। ठीक है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ मिलता है? अजंता में, सांची स्तूप में, एलोरा में, या फिर उपयोग सभी में? तो ये आपको बताना है कि गुप्त काल में जो चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ मिलता है, तो सबसे अच्छा नमूना मिलता है ये अजंता की चित्रकारी में। कहाँ मिलता है? अजंता की चित्रकारी में। इसी में जो गुफाएं हैं, अजंता की जो गुफाएं हैं, उनमें क्या है? भित्ति चित्र। उनमें क्या है? भित्ति चित्र है। ठीक है, उसमें भित्ति चित्र हैं गुफाओं में। ठीक है, इसीलिए बहुत फेमस है। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? धर्म, धन, जन्म, पेशा। तो पूर्व वैदिक काल में जो समाज के विभाजन का आधार होता था वो होता था पेशा। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का जो आधार होता था वो क्या होता था? पेशा होता था। जिस तरीके से जो काम करता था उसी के हिसाब से उसके वर्णों का उल्लेख है। ठीक है, अगला, भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई? आर्यों के काल से पूर्व ही, मौर्य काल से, गुप्त काल से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई। तो भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन जो है वो वैदिक काल से ही हो रहा है। ठीक है, भगवान कृष्ण के काल में नाग, यक्ष, इंद्र आदि की पूजा की जाती थी। वैदिक काल के पतन और अनीश्वरवादी धर्म के उत्थान के बाद मूर्ति पूजा का चलन बढ़ गया। तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। भारत में मूर्ति पूजा आर्यों के काल से पूर्व ही शुरू हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? ग्रामीण, नगरीय, अर्धनगरीय, या कबायली? तो ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बार बार ये प्रश्न, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये प्रश्न बहुत बार आया है। तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज की प्रकृति थी वो क्या थी? नगरीय प्रकृति थी। ठीक है, अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है, ध्यान देना, सत्य नहीं है पूछा है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? भाई था। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया? बिल्कुल कराया। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाया? सही, कराया। एक है ऑप्शन कि इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी। ये मतलब ये अशोक के बारे में सही नहीं है। बाकी तो सब सही है, लेकिन ये उसके बारे में सही नहीं है। तो इसकी भाषा कैसी थी? इनकी लिपि ब्राह्मी थी। इनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी या खरोष्टी लिपि थी, ना कि हिंदी। तो आपका ये जो ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी नहीं थी, बल्कि ब्राह्मी और खरोष्टी थी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? उच्च, निम्न, बराबर, या इनमें से कोई नहीं? वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति हुआ करती थी वो कैसी थी आपको बताना है। ये उच्च स्तर की थी। क्या थी ये? उच्च स्तर की थी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी? उच्च स्तर की थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो था, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। उत्तर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल था, उसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें गिरावट आ गई थी। प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है।
कौन सा राजवंश है? गुप्त, राष्ट्रकूट, चालुक्य या फिर वकाटक? इसमें से आपको बताना है कि विंध्य शक्ति के रूप में किसको जाना जाता है। तो ये जो है आपका 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है, ये है आपका सही ऑप्शन। ये 300 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक इसका जो था प्रभुत्व था, ठीक है। इसका प्रभुत्व 300 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक इसके विंध्य शक्ति के नाम से इसका विंध्याचल पर क्या था? शक्ति थी, या इसका प्रभुत्व था, या इसका आधिपत्य था। ये कौन थे? वकाटक थे। कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ना जरूर कि नहीं कहां पे है। ये विंध्यालय, परांतक प्रथम, अनंत वर्मन या फिर आदित्य प्रथम, इनमें से कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है। ये कौन है? अनंत वर्मन है। ये कौन है? ये अनंत वर्मन है, ठीक है। ये जो कि चोल राजवंश से संबंधित नहीं है। लेकिन ये कौन सा? ये पूर्व गंग वंश का प्रतापी राजा था। ये कौन था? पूर्व गंग, ठीक है, पूर्व गंग राजवंश का था ये, ठीक है। राजवंश का बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा था, बहुत ही ज्यादा प्रतापी राजा था ये, ठीक है। और इसने कितने वर्ष शासन किया? इसने 71 वर्ष शासन किया। कितना? 71 वर्ष तक शासन किया, ठीक है, कलिंग पर। अगला, 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? फिर आए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 4 वेदों में प्रथम कौन सा है? ऋग्वेद होता है। ये आपने बार बार कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। आइए अगला, बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश से शासन किया? बुंदेलखंड पर किस राजपूत वंश ने शासन किया? राठौर, चौहान, चंदेल वंश या फिर गढ़वाल, ठीक है। ये आपको बताना है कि बुंदेलखंड पे किस वंश का शासन था। तो ये शासन था बेटा चंदेल वंश का, ठीक है, चंदेल वंश का शासक था। ये भी राजपूत वंश के ही थे। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? जैन धर्म, वैष्णव धर्म, पारसी धर्म या फिर बौद्ध धर्म? ये आपको बताना है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो ये जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो है आपका, बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये आधारभूत है, समझ लीजिए। ये त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का आधारभूत, ठीक है, आधारभूत ग्रंथ है ये, इतना समझ लीजिए। ये क्या है? बौद्ध धर्म का आधारभूत ग्रंथ है, ठीक। इसके बाद और क्या क्या है इसमें? 3 उसमें है, भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों में हैं। एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक और एक है अधम्म पिटक, ठीक है। नेक्स्ट, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, महात्मा बुद्ध, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। तो आपको बताना है। तो ये जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। वो जैन धर्म के पहले 3 तीर्थंकर थे, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव, और ये पहले तीर्थंकर हैं, ठीक है, पहले तीर्थंकर हैं। अगला, अजंता गुफाओं का निर्माण काल क्या है? गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल या फिर आधुनिक काल? ये आपको बताना है कि अजंता गुफाओं का निर्माण काल क्या है। तो ये अजंता की गुफाओं का जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है? गुप्त काल में हुआ है, और बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं। ये बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं ये, ठीक है। तो किसमें हुआ है? ये गुप्त काल में हुआ है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? मदुरई, पाटलिपुत्र, मिथिला या फिर
कन्नौज। आपको बताना है कि भारत की प्राचीन राजधानी कौन थी। तो भारत की जो आपका पाटलिपुत्र है ये एक राजनीतिक केंद्र था। ये क्या था? एक राजनीतिक केंद्र था भारत का उस समय। ठीक है, उस समय क्या था? ये राजनीतिक केंद्र था, इसी वजह से इसको भारत की राजधानी बनाया गया था। तो ये थे आज के सेशन के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। अगर हमारे प्रयास और हमारे कंटेंट, हमारी टीम का प्रयास आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदार, परिवार, जहाँ कहीं भी आप उठे बैठे मिले जुले वहाँ पर शेयर जरूर करें। और कोई भी परेशानी हो, किसी भी टाइप की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट करें और जो भी समस्या हो उसको वहाँ पर लिखें। हम उसे देखेंगे और उस प्रकार से जो भी आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति की कोशिश करेंगे। जो सुधार की आवश्यकता है उस सुधार को करेंगे। इसी तरीके से हम और आप मिलकर ग्रोथ करेंगे, अपने चैनल को आगे बढ़ाएंगे, आपकी तरक्की के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।